आज की हमारी चर्चा इंटरनेट की उस अदृश्य बुनियाद के बारे में है, जिसके बिना आपका ईमेल, वो मजेदार वीडियो या ये चर्चा आप तक पहुंच ही नहीं सकती। आईपी एड्रेस। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये डिजिटल दुनिया की डाक व्यवस्था है जो हर पैकेट को उसकी सही मंजिल तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। और आज हम सिर्फ एक खास पते IPv4 की कहानी पर गहराई से उतरेंगे। ये कहानी 1980 के दशक में शुरू हुई थी। अच्छा। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमारी घड़ियां और फ्रिज भी इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ 4.3 अरब पतों वाली इस व्यवस्था को कुछ बेहद चालाक तरकीबों ने आज तक जिंदा रखा हुआ है। तो हमारा मकसद है IPv4 की इस पूरी यात्रा को समझना, इसकी बनावट की सादगी से लेकर इसकी सीमाओं तक, और उन जुगाड़ों को भी जिन्होंने इसे ढहने से बचा लिया। हाँ, और हम इसे आसान मिसालों के जरिए ही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां सबसे पहला सवाल उठता है। बिल्कुल। देखिए, IP एड्रेस का काम दोहरा है। ये सिर्फ आपके डिवाइस की पहचान नहीं है, बल्कि नेटवर्क में उसकी लोकेशन भी है। जैसे एक खत पर नाम भी होता है और घर का पता भी। एकदम सही। लेकिन यहीं पर एक पेच है। हर डिवाइस का तो पहले से ही एक स्थायी पता होता है, जिसे हम मैक एड्रेस कहते हैं। हाँ। तो फिर हमें एक और पते की जरूरत ही क्यों पड़ी? हाँ, ये सवाल मेरे दिमाग में भी हमेशा आता है। अगर मेरे लैपटॉप का एक यूनिक सीरियल नंबर है, यानी मैक एड्रेस, तो फिर ये दूसरा बदलता रहने वाला IP एड्रेस क्यों? ये तो कुछ ऐसा है जैसा आपके पास पासपोर्ट होते हुए भी आपको शहर में घूमने के लिए एक अलग। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन एनालॉजी है, और इसका जवाब इंटरनेट के काम करने के सबसे बुनियादी सिद्धांत में छिपा है, रूटिंग यानी रास्ता खोजना। हाँ। आपका मैक एड्रेस आपकी डिवाइस का स्थायी फिजिकल पता है, जैसे आपकी गाड़ी का चैसिस नंबर। वो फैक्ट्री में ही तय हो जाता है और कभी नहीं बदलता। ओके। लेकिन IP एड्रेस एक लॉजिकल एक अस्थायी पता है, जैसे आपके घर का पता। जब आप घर बदलते हैं तो आपका पता बदल जाता है, लेकिन आप तो वही इंसान रहते हैं ना। अच्छा, तो जैसे मैं अपना लैपटॉप घर के वाईफाई से हटाकर ऑफिस के वाईफाई से जोड़ता हूँ तो मेरा पता बदल जाता है। एकदम सही। आपका लैपटॉप वही है, उसका मैक एड्रेस वही है, पर अब वो एक नए नेटवर्क का हिस्सा है, इसलिए उसे एक नया IP एड्रेस मिल गया है। इंटरनेट पर जो राउटर बैठे हैं वो चैसिस नंबर यानी मैक एड्रेस नहीं जानते। वो सिर्फ मोहल्ले और शहर का पता IP एड्रेस जानते हैं। अच्छा। उन्हें डेटा भेजने के लिए एक ऐसे पते की जरूरत है जो लोकेशन बताए, डिवाइस की पहचान नहीं। समझ गया। और जिस तरह इस पते को लिखा जाता है वो भी अपने आप में कहानी है। हाँ, वो कहानी है कि कैसे कंप्यूटर की दुनिया और इंसानों की दुनिया को एक साथ लाया गया। आप उन 4 नंबरों की बात कर रही हैं जो हमेशा देखते हैं, जैसे 192.168.1.1। मुझे हमेशा लगता था कि ये कोई बहुत जटिल कोड है। एक्चुअली जटिल कोड को आसान बनाने का ही एक तरीका है। इसकी वजह इसकी 32 बिट की बनावट में छिपी है। 32 बिट? हाँ, कंप्यूटर इन पतों को 32 बाइनरी अंकों यानी 0 और 1 की एक बहुत लंबी लाइन के रूप में देखता है। सोचिए, अगर आपको किसी वेबसाइट पर जाने के लिए 32 बार हाँ या ना का एक क्रम याद रखना पड़े। वो तो नामुमकिन होता। मैं तो अपना 4 अंकों का पिन भूल जाता हूँ, 32 तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए इंसानों के लिए इसे पढ़ना आसान बनाने के लिए इस 32 बिट नंबर को 8-8 बिट के 4 हिस्सों में बांटा गया। अच्छा, 4 हिस्से? हाँ, हर 8 बिट के हिस्से को ऑक्टेट कहते हैं। ऑक्टेट मतलब 8 का समूह, और इन 8 बिट से ही 0 से 255 तक का नंबर बनता है। ये कैसे होता है? इसे ऐसे समझिए, जैसे आपके पास 8 लाइट बल्ब है। अगर सारे बल्ब बंद हैं तो वैल्यू है 0। ठीक है। अगर सारे बल्ब जल रहे हैं तो वैल्यू है 255, और बीच में आप अलग अलग बल्ब जलाकर 0 से 255 के बीच का कोई भी नंबर बना सकते हैं। अच्छा। इसीलिए हर हिस्से में नंबर कभी 255 से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके। तो एक बाइनरी पता जो 11000000 और ऐसी ही एक लंबी लाइन होती है, उसको हमारे पढ़ने लायक बनाने के लिए हर ऑक्टेट को डेसिमल में बदल दिया जाता है, और उससे बन जाता है 192.168.1.1। तो ये बस एक तरह का ट्रांसलेशन है। बिल्कुल, कंप्यूटर के लिए कुछ और, हमारे लिए कुछ और। बस एक आसान तरीका है जिसे डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहते हैं। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। जब 1980 के दशक में इंटरनेट एक छोटी एकेडमिक दुनिया थी, तब इन पतों को बांटने का एक सिस्टम बनाया गया, क्लासफुल नेटवर्किंग। हाँ,
ये सुनने में किसी स्कूल के सिस्टम जैसा लगता है। और ये कुछ वैसा ही था भी। सोचिए, आप एक बहुत बड़ी जमीन को सिर्फ 3 तरह के प्लॉट्स में बांट सकते हैं, छोटा, मध्यम और बहुत बड़ा। कोई बीच का साइज नहीं। कोई बीच का साइज उपलब्ध नहीं है। क्लासफुल एड्रेसिंग भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन बहुत ही सख्त नियमों के साथ। उन्होंने आईपी एड्रेस को 5 क्लास में बांटा, ए, बी, सी, डी और ई। तो ये प्लॉट साइज कैसे तय होते थे? कौन तय करता था कि किसे बड़ा प्लॉट मिलेगा और किसे छोटा? ये पहले ऑक्टेट के नंबर से तय होता था। जैसे क्लास ए उन पतों के लिए था जो 0 से 127 के बीच शुरू होते थे। अच्छा। इसकी बनावट ऐसी थी कि पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए था और बाकी 3 होस्ट यानी डिवाइस के लिए। ओहो। इसका मतलब था कि क्लास ए में नेटवर्क बहुत कम होते थे, सिर्फ 128, लेकिन हर एक नेटवर्क में करोड़ों डिवाइस जुड़ सकते थे। करोड़ों? कितने? लगभग 1,67,00,000। ये IBM, AT&T जैसी विशाल कंपनियों या अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए था। 1,67,00,000 डिवाइस एक ही नेटवर्क पर। उस जमाने में तो इतने कंप्यूटर पूरी दुनिया में नहीं होंगे। बिल्कुल। और यहीं से बर्बादी की कहानी शुरू होती है। मजे की बात यह है कि शुरुआती दिनों में MIT और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को पूरा का पूरा क्लास ए ब्लॉक दे दिया गया था। क्या बात है। आज की तारीख में उतने पतों की कीमत अरबों डॉलर में होती। खैर, इसके बाद आया क्लास बी। इसके पते 128 से 191 से शुरू होते थे। इसमें पहले 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए और बाकी 2 होस्ट के लिए होते थे। तो ये मध्यम आकार के नेटवर्क थे जिनमें हर नेटवर्क पर करीब 65,000 डिवाइसेस जुड़ सकते थे। तो क्लास ए और बी ये तो बहुत बड़े थे। सिर्फ सरकारों या IBM जैसी कंपनियों के लिए? आम लोगों या छोटे व्यवसायों के लिए क्या था? हाँ, उनके लिए था क्लास सी। इसके पते 192 से 223 से शुरू होते थे। अच्छा। इसमें पहले 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए और सिर्फ आखिरी वाला होस्ट के लिए था। मतलब क्लास सी में आप बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क बना सकते थे, लेकिन हर नेटवर्क में सिर्फ 254 डिवाइस ही जुड़ सकते थे। सिर्फ 254? ठीक है। आपने 5 क्लास बताई थी। क्लास डी और ई का क्या काम था? वो आम इस्तेमाल के लिए नहीं थे, बल्कि खास मकसदों के लिए रिजर्व थे। क्लास डी, जो 224 से 239 की रेंज में है, वो मल्टीकास्टिंग के लिए थी। मल्टीकास्टिंग मतलब? जैसे एक ही वीडियो स्ट्रीम को एक साथ हजारों लोगों तक भेजना। और क्लास ई वो भविष्य के प्रायोगिक कामों के लिए डू नॉट टच बोर्ड लगाकर अलग रख दी गई थी। तो ये सिस्टम ऊपर से देखने में तो बहुत सीधा साधा और व्यवस्थित लगता है। एक तय नियम है, बस उसका पालन करना है। फिर इसमें दिक्कत क्या आई? ये सिस्टम फेल क्यों हुआ? समस्या इसकी कठोरता में ही छिपी थी। ये सिस्टम उस दुनिया के लिए बना था जहां इंटरनेट पर कुछ हजार कंप्यूटर थे, लेकिन 90s के दशक में जब वर्ल्ड वाइड वेब आया, हाँ, और इंटरनेट तेजी से आम लोगों तक फैला, तो ये सिस्टम एक आपदा साबित होने लगा। सबसे बड़ी समस्या थी पतों की भयानक बर्बादी। बर्बादी? वो कैसे? क्या लोग पते लेकर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक कंपनी है, उसे 500 डिवाइस जोड़ने हैं। ठीक है। क्लास सी, जिसमें सिर्फ 254 पते होते हैं, वो उनके लिए बहुत छोटा था। हाँ, वो तो कम पड़ जाएगा। तो उन्हें मजबूरी में क्लास बी का ब्लॉक लेना पड़ता था, जिसमें 65,000 से ज्यादा पते होते हैं। अरे, इसका मतलब हुआ कि 64,500 से ज्यादा पते तो यूं ही बर्बाद हो गए। वो उस कंपनी के नाम हो गए और उन्हें कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता था। बिल्कुल, और ये हर जगह हो रहा था। IP एड्रेस तेजी से खत्म हो रहे थे, रेगिस्तान में पानी की तरह। और कोई दूसरी समस्या भी थी? दूसरी बड़ी समस्या थी राउटिंग टेबल का बढ़ना। दुनिया भर के इंटरनेट राउटर्स की मेमोरी में हर एक क्लास ए, बी और सी नेटवर्क का पता रखना पड़ता था। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़े, इन राउटर्स पर बोझ बढ़ता गया और इंटरनेट धीमा पड़ने लगा। तो एक तरफ पतों की कमी और दूसरी तरफ इंटरनेट का धीमा होना, ये तो एक तरह की इमरजेंसी थी। तो इसे रोकने के लिए क्या समाधान निकाला गया? यहाँ पर 90 के दशक के मध्य में 2 शानदार विचार सामने आए, जिन्होंने IPv4 को एक नई जिंदगी दी। पहला था क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। क्लासलेस मतलब क्लास ए BC के सारे बंधन तोड़ दिए? एकदम सही। CIDR, जिसे साइडर कहते हैं, एक क्रांतिकारी विचार था। उसने कहा, इन क्लास की सीमाओं को भूल जाओ। अब आप अपनी जरूरत के हिसाब से नेटवर्क का आकार तय कर सकते थे। अच्छा। और इसने एक नए तरीके को जन्म दिया, जिसे हम आज स्लैश नोटेशन कहते हैं।
जैसे 192.168.1.0/24। हाँ, ये स्लैश के बाद वाला नंबर मैंने कई जगह देखा है, पर कभी समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। ये नंबर बताता है कि पते के कितने बिट्स नेटवर्क के लिए हैं और कितने होस्ट यानी डिवाइस के लिए। ओके। जैसे 24 का मतलब है कि पहले 24 बिट नेटवर्क के हैं और बाकी 8 बिट होस्ट के लिए हैं। जो पुराने क्लास सी जैसा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब अगर किसी को 500 डिवाइस चाहिए तो उससे 23 का ब्लॉक दिया जा सकता है, जिसमें करीब 510 पते होते हैं। अच्छा। तो बर्बादी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। किसी को सिर्फ 10 डिवाइस चाहिए तो उसे 28 का ब्लॉक मिल सकता है। इससे पतों का बंटवारा बहुत लचीला हो गया और बर्बादी लगभग खत्म हो गई। ये तो सच में बहुत स्मार्ट तरीका था। और दूसरा विचार जो शायद हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, दूसरा विचार तो लगभग एक हैकिंग जैसा था, जिसने इंटरनेट की पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल दी। प्राइवेट आईपी एड्रेस और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन यानी नैट। नैट, ये नाम सुना है मैंने। ये एक ऐसा जुगाड़ था जिसने इंटरनेट को कुछ अमीर संस्थानों की जागीर बनने से रोककर हर घर तक पहुंचा दिया। एक मिनट, मेरे घर में तो लैपटॉप, फोन, स्मार्ट टीवी सब इंटरनेट से जुड़े हैं। क्या उन सबको अलग-अलग पब्लिक आईपी मिलता है? नहीं, और यहीं पर नैट का जादू है। आपके घर या ऑफिस के अंदर के डिवाइसेस को आपस में बात करने के लिए पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं होती। वो प्राइवेट आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। इसके लिए कुछ खास रेंज रिजर्व कर दी गई, जैसे 10.0.0.0 वाली रेंज और 192.168.0.0 वाली रेंज, जो हमारे घरों के वाईफाई राउटर्स में सबसे आम है। तो फिर ये प्राइवेट पते वाली डिवाइस गूगल या नेटफ्लिक्स से कैसे बात करती हैं? उन्हें तो पब्लिक इंटरनेट पर जाना होता है। यहीं पर आपके घर का वाईफाई राउटर एक जादूगर या कह लीजिए एक बहुत ही व्यस्त गेटकीपर की तरह काम करता है। गेटकीपर? हाँ, उसे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से सिर्फ एक पब्लिक आईपी मिलता है। सिर्फ एक पूरे घर के लिए? पूरे घर के लिए। और घर के अंदर आपके लैपटॉप, फोन, टीवी सबको राउटर एक प्राइवेट आईपी देता है, जैसे 192.168.1.2, 192.168.1.3 वगैरह। और जब मैं अपने लैपटॉप से कोई वेबसाइट खोलता हूँ, तब राउटर आपके प्राइवेट आईपी से आने वाले रिक्वेस्ट को लेता है, उस पर से आपका प्राइवेट पता हटाता है, अपना पब्लिक पता चिपकाता है और उसे इंटरनेट पर भेज देता है। अच्छा। और वो ये भी याद रखता है कि ये रिक्वेस्ट किस डिवाइस ने भेजी थी। जब वेबसाइट से जवाब आता है तो वो उसे वापस आपके लैपटॉप के प्राइवेट आईपी पर भेज देता है। वाह। इसी प्रक्रिया को नैट कहते हैं। इसकी वजह से एक ही पब्लिक आईपी पर पूरा घर या ऑफिस इंटरनेट चला पाता है, जिससे करोड़ों आईपी एड्रेस की बचत हुई। तो कुल मिलाकर IPv4 की कहानी सिर्फ एक तकनीकी कहानी नहीं है, ये तो इंसानी सरलता की कहानी है। एक ऐसी व्यवस्था जो कुछ हजार कंप्यूटरों के लिए बनी थी, उसे CIDR और NAT जैसी तकनीकों ने खींचकर इतना लंबा चला दिया कि वो आज भी अरबों डिवाइसेस को जोड़े हुए हैं। हाँ, ये तो एक पुरानी कार में नया इंजन लगाकर उसे रेस में दौड़ाने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। यह दिखाता है कि कैसे सीमाओं के अंदर रहकर भी नए और रचनात्मक समाधान खोजे जा सकते हैं। क्लासफुल सिस्टम की कठोरता ने हमें CIDR की तरफ धकेला और पतों की कमी ने हमें नैट के बारे में सोचने पर मजबूर किया। हमने देखा कि कैसे IPv4 की कमियों को दूर करने के लिए ये शानदार समाधान खोजे गए, लेकिन जैसा आपने कहा, ये समाधान एक तरह के पैचवर्क हैं, जुगाड़ हैं। नैट ने पते तो बचाए, लेकिन इंटरनेट के एक मूल सिद्धांत कि हर डिवाइस का एक सीधा पता हो, उसे तोड़ दिया। और यही हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो तकनीक हो या समाज, हम कब तक समस्याओं पर पैबंद लगाते रह सकते हैं और कब हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि अब एक नई बुनियाद की जरूरत है। हमने देखा कि नैट जैसा एक स्मार्ट फिक्स कैसे भविष्य के लिए नई छिपी हुई जटिलताएं पैदा कर सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी या काम में हमारे कौन से स्मार्ट फिक्स असल में आने वाले कल की समस्याओं की नींव रख रहे हैं। और हम कब तय करते हैं कि अब काम चलाओ से काम नहीं चलेगा।